कर रहे हो, सिंपल एवरेज परपेचुअल कर रहे हो, तो क्या करोगे, ये 300 140 क्या है, फिर ये 600 150 क्या है, तब स्टॉक करते वक्त आप क्या करोगे, 140 और 150 का एवरेज लो, तो 145 इंटू 900, 145 इंटू 900, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक। आएगा वही अमाउंट, लेकिन एक साथ अलग अलग नहीं, बिल पूरी बन जाएगी। हर एक रेट में एवरेज, फिर 150 प्लस 160 अपॉन 2 एवरेज रेट में हम सॉल्व करेंगे, पता चलेगा डिटेल में। और वेटेड एवरेज भी ऐसे ही होगा, खाली उधर यूनिट्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताऊंगा आपको कैसे बनता है। तो बेसिकली पीरियोडिक और परपेचुअल, इसका फर्क समझ में आ रहा है। पीरियोडिक में क्या करते हो, फिजिकल काउंटिंग होता है स्टॉक का, उसको सीधा सीधा रेट से मल्टीप्लाई करते हो, फीफो है तो उसका, लीफो है तो उसका, वेटेड एवरेज उसका, सिंपल एवरेज उसका, यू गॉट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कंपेयर इट विद एनआरवी एंड रिकॉर्ड इट एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज, इन सभी मेथड से क्या मिल रहा है आपको, कॉस्ट। दूसरा होता है परपेचुअल, परपेचुअल नाम मिले परपेचुअल, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू अपडेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो परपेचुअल सिस्टम में अगर कुछ स्टॉक लॉस हो गया, जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, फ्लड्स है, थेफ्ट है, तो ताबड़तोड़ इन्फॉर्मेशन आएगी, हाँ ये जल गया, ये खराब हो गया, रिकॉर्ड पर, तो इमीडिएटली आप उधर से हटा दोगे स्टॉक में से। तो 99% आपके पास जो यहां का स्टॉक है और जो गोडाउन का स्टॉक है वो क्या होगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा लॉस, फायर, फ्लड्स, थेफ्ट वो सब ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ, क्योंकि आप अपडेट कर रहे हो ना परपेचुअल में, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद दिखा रहे हो, ये सुनो। पीरियोडिक में ये लोचा है, पीरियोडिक में आप स्टॉक कब कैलकुलेट कर रहे हो, काउंटिंग ले रहे हो, उसको रेट से अप्लाई कर रहे हो, है कि नहीं। तो इमेजिन करो, आपने बिल्स के हिसाब से खरीदे हुए थे 1000 यूनिट, बेचे थे 800, तो 200 होने चाहिए। आप गोडाउन में 150 ही निकले, 150 निकले, तो तब आपको पता चलेगा, अरे इधर तो 200 है, इधर 150 है, साला गोडाउन की पैसे बोला मेरा माँ बीमार है और भाग गया गांव में, 50 यूनिट लेके भाग गया, तब आपको पता चलेगा, अरे बाप रे ये तो हो गया लॉस बाय थेफ्ट। फिर आपको पता चलेगा, अरे ये तो हो गया लॉस बाय फ्लड्स, ये तो हो गया लॉस बाय फायर, या ये कोई तो चोरी कर गया, व्हाटएवर इट इज। सो ये आपको पता चलता है एट दी एंड। इसीलिए जब आप फाइनल अकाउंट्स करते हो, तब आपने देखा होगा कि एडजस्टमेंट में दिया जाता है लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट, देखा है, क्योंकि आपको पता ही लास्ट डे पे चलता है, क्योंकि वो बंदा कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है। हम लोग सोल प्रोप्राइटर कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप मेनली दे यूज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक सिस्टम में वैल्यू ऑफ स्टॉक ढूंढ लेगा, फिर बताया अरे ये तो निकल गया, अरे ये तो था ही नहीं, तो इसके लिए आप उसको एडजस्टमेंट में डालते हो, इसलिए लास्ट डेट पे रिकॉर्ड करते हो लॉस बाय फायर, फ्लड। वही अगर आप परपेचुअल कर रहे होते तो आपको पहले से पता हो, तो आपका परचेज से ऑलरेडी कम हो चुका हो। समझ में आया। अभी आज जो भी मैंने बड़बड़ किया है वो सारा पेज नंबर 134, 135, 136, 137, 138 तक। उसके बाद नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट है 133 से 137, अच्छे से पढ़ना है, घर पे जाके पढ़ना है। अभी हम लोग कर रहे हैं सम्स रिलेटेड टू परपेचुअल सिस्टम। सो ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 6। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपको बाद में समझाऊंगा। Specific identification method. यूनिक गुड्स, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन इज यूनिक गुड्स, मतलब एक एक यूनिट का कॉस्ट और उसका एनआरवी कंपेयर करना, समझा। डिफरेंट गुड्स, जरा क्लासेस में मर्चेंडाइज
अभी है ना सम नंबर 6 देखो सब लोग। बाबा चलो सम नंबर 6 देखो, पढ़ो। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ a spare part of Sri Hari Mills। मेरा श्री हरि मिल्स स्पेयर पार्ट का डिटेल्स दिया है। 1160 ओपनिंग इन्वेंट्री इज नील। पेज 141 सम नंबर 6। पेज 141 सम नंबर 6। अच्छा ये संडे आपका एमपीओ टेस्ट है? है ना वो ये बारह घंटे मांगे समय चलो एक टेस्ट नवरात्रि के बीच में पक्का आना है। सुनो एनपीओ प्रिपेयर करने का चालू करो। नेक्स्ट वीक आ रहा है 26 कोऑर्डिनेट करके रखेंगे क्लास में बट टेस्ट होगा, दोनों का होगा। चलो following are the details of a spare part of Sri Hari Mills। पहला क्वेश्चन 1116 ओपनिंग इन्वेंट्री इज नील। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक दैट इज 0। ओके देन 1116 को परचेज किया है 200 यूनिट्स एट 60 पर यूनिट। मिला 60 पर यूनिट में खरीदा है। फिर 15/116 को इश्यूड फॉर कंजम्पशन मतलब सेल 100 यूनिट गया। फिर 1 फरवरी को वापस परचेज किया 400 यूनिट। फिर 15 फरवरी को इश्यू किया और 20 फरवरी को इश्यू किया। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2016। मिला? हेलो। If the company follows FIFO, LIFO and weighted average as per perpetual and periodic inventory system, तो मतलब परपेचुअल से भी ढूंढना है और पीरियोडिक से भी ढूंढना है एंड तीनों मेथड्स। तो पहले हम लोग करेंगे परपेचुअल फीफो पीरियोडिक फीफो, फिर करेंगे परपेचुअल लिफो पीरियोडिक लिफो, फिर वेटेड एवरेज करेंगे। सो ये ड्रॉ करना है, एक ही साइड पे करना है, 2 साइड्स मत लेना, एक ही साइड पे ये बनाना है। इसको बोलते हैं स्टॉक लेजर। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर ब्रैकेट में लिखने का फीफो। क्या लिखने का? फीफो। और ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहला सीरियल नंबर के लिए, फिर 3 कॉलम सेम साइज के, उसके अंदर एक एक में 3 सब डिवाइडेड कॉलम ऐसा। कितना कॉलम बनाना है? दिस इज सीरियल नंबर। ओके, दिस इज receipts, दिस इज issues। रिसीट मतलब स्टॉक आया, इश्यूज मतलब स्टॉक गया, एंड दिस इज बैलेंस। ओके, रिसीट्स एक साइड पे, इश्यू एक ही साइड पे। इधर लिखने का क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट।
अगेन क्वांटिटी रेट अमाउंट, मतलब बनाओ, ज्यादा बड़ा अमाउंट आने वाला है नहीं। पेटी कैश बुक कैसे बना देते हैं मल्टीपल कॉलम्स, वैसा ही साइज का कॉलम। सेंटीमीटर का मेजरमेंट मत, 3 ले और 3 का 3 बने, जजमेंट लेके करो। 3 टुकड़ा बना दो बड़ा। देखो इसका हो गया परफेक्ट। दिख रहा है? चल बनाओ फट। बड़ा हुआ डिस्चार्ज हुआ उसका आज भी हॉस्पिटल 4 दिन से हुआ। परफेक्ट, दिखाओ सबको, दिखाओ ऋषभ का मुझे देखो सब। फायदा बना देखो उसको। सर बोला चलो how to do this? We are doing FIFO perpetual, okay? FIFO कॉलम एक्स लिखो पड़ा। सब पीरियोडिक में ऐसा बनाने का जरूरत नहीं, पीरियोडिक में डायरेक्ट बता दो अभी क्या मैं ज्यादा पैसा कुछ रोज नहीं हुआ तुझा दिशा के पास। मैं दिशा को नहीं चिढ़ाया, उसको चिढ़ाया। બધા મજા આવે ગુડ સરકાવ મોટી હશે, મોટી મોટી કંપની હશે ભાઈ, કંપની હશે, મોટી હશે, ફોર્મ મોટી હશે। हाँ तो मोटी अभी देखो इधर बोर्ड में देखो 1/1/2016 पहले लिखने का, सॉरी सीरियल नंबर नहीं है, डेट दिया 1/1/16 ओके। ओपनिंग इन्वेंट्रीज ले तो ऐसा लिखने का, ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री इज नील, ओके। ओपनिंग इन्वेंट्री इज नील। नाउ परचेजेस ऑन 1/1/16 तो देखो रिसीट्स मतलब माल आया, इश्यूज मतलब माल गया, ओके। और ये क्या बना रहे हैं, स्टॉक लेजर। तो ये सिर्फ स्टॉक दिखाया, तो कभी कभी है ना आपको इश्यूज जो माल गया है ना उसका सेलिंग प्राइस भी दिया हो, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड नहीं करना, आपको कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करना है। तो आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट, तो ही तो कॉस्ट पे मिलेगा ना स्टॉक।
अगर आप इधर परचेज प्राइस इधर सेलिंग प्राइस करोगे तो वो तो ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस, वो अलग बन रहा है प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए। ये बैकग्राउंड में पीछे माल आया माल गया उसका रिकॉर्ड चल रहा है। क्यों कर रहे हो? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग पीएनएल अलग से बन रहा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। ये पीछे बैकग्राउंड में आपका स्टॉक का मेंटेनेंस चल रहा है, कितना माल आया कितना माल गया। तो थंब रूल याद रखना, ये पूरा स्टॉक लेजर किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट। आया तो भी कॉस्ट और गया तो भी कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इधर कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, सबसे पहला 1116 को परचेजेस है 100 यूनिट। तो बताओ माल आया कि गया? एट व्हाट रेट? 60। तो 100 इंटू 60 कितना होता है? 6000। बराबर है? 100 इंटू 60 6000। 200 इंटू 60 12,000 लेना। एक लाइन छोड़ोगे तो बेटर है। पहले वाले में ठीक है, इसमें क्या लिखा था? ओपनिंग स्टॉक उसके बाद लाइन छोड़ना है ट्रांजैक्शन के बाद। अभी परपेचुअल का मीनिंग ही होता है कि आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू अपडेट द स्टॉक। तो इधर इश्यूज में डैश कर दो और बैलेंस में लिख देने का 200 इंटू 60 12,000। ओके, अलग। दिस इज द बैलेंस ऑफ स्टॉक ऑन 1116। उसके बाद देखो 15/116 को इश्यूड फॉर कंजम्पशन। तो 15/116 इश्यू किया मतलब आया कि गया? कितना यूनिट्स? क्या फॉलो कर रहे हो? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट। यहां से ही उठा के डालोगे, एक ही है अपने पास। तो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 60 विच इज 6000। 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 60। अब इसके बाद भी बैलेंस अपडेट करने का, 200 में से 100 गए तो 100 66,000 166,000। फिर थर्ड देखो 1/2/2016 400 यूनिट्स एट 70। तो 1/2/2016 400 यूनिट्स एट 70 तो ये होता है 28,000। अभी गम्मत देखना, इधर कोई इश्यूज नहीं है। इसके बाद वापस अपडेट करेंगे बैलेंस, बट अभी अपने पास ये भी है और ये भी है, दोनों को अलग अलग दिखाने का और ऑर्डर वाइज दिखाने का। बिकॉज यू आर डूइंग फीफो, कोई भी करते रहो, फीफो लिफो व्हाटएवर, ऑर्डर में ही दिखाने का। मतलब पहला वाला ऊपर, नेक्स्ट वाला उसके नीचे। तो ये दिखाएंगे 166,000, उसके नीचे आएगा 470 28,000। टोटल नहीं करना है, इंडिविजुअली दिखाना। समझ में आया? ये 100 यूनिट पहले के थे 60 वाले, उसको वैसे ही कॉपी करना है और उसके नीचे ये 470 वाले। ठीक है, 2 3 4 जितना भी है एक के नीचे एक सब लिखना एज इट। ओके, टोटल नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। उसके बाद जाते हैं हम लोग 1/2 के बाद आई थिंक 15/2 को इश्यूड फॉर कंजम्पशन 300। अभी इश्यूड है मतलब आया कि गया? कितना? क्या फॉलो कर रहे हो? मतलब पहला कौन सा जाएगा? ये पूरा उड़ेगा, इसमें से कितना जाएगा? 200। तो इधर कैसे दिखाने का? 100 इंटू 60 6,000 और बाकी 200 इंटू 70 14,000। और फिर अभी बैलेंस में ये तो उड़ गया, तो 200 इंटू 70 14,000। दैट्स योर बैलेंस। समझ रहे हैं? इसके बाद 20 फरवरी को देखो क्या हो रहा है। वापस इश्यू किया है 50 यूनिट्स मिला। अभी एक ही इन्वेंट्री अपने पास 70 वाली, तो क्या रेट वाले जाएंगे? 70 वाले जाएंगे। तो 50 इंटू 70 मतलब 3,500। अभी इसमें से 50 गए तो बचे कितने? 150 इंटू 70 10,500। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज पर
तो इधर लिखने का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 16 according to FIFO perpetual is 150 into 70 10,500. 150 into 70 10,500 ये परपेचुअल का मिला, ठीक है। अभी पीरियोडिक उसी के नीचे लिख देने का वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 16 एज पर फीफो पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या वो बंदा ये स्टॉक लेजर मेंटेन करेगा? नहीं। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक ढूंढेगा? नहीं। क्या करेगा वो बंदा पता है? 31st मार्च को गोडाउन में जाएगा, काउंटिंग लेगा, उसको काउंटिंग में कितने यूनिट्स मिलेंगे? 150। 150 यूनिट मिलेंगे, बिल्स चेक करेगा, व्हाट इज माय लेटेस्ट परचेज प्राइस, रिसेंट क्या होगा? लेटेस्ट परचेज प्राइस 70 है, बस इधर कर देगा 150 इंटू 70 विच इज 10,005। 150 इंटू 70 10,000 खत्म। दैट इज व्हाट यू डू इन पीरियड। ये कोइंसिडेंटली सेम आ रहा है, कभी सेम आए भी कभी ना हो सकता है, बट फीफो में मेजॉरिटी टाइम पे सेम आता है, लीफो पे अलग होता है। इज दिस क्लियर? ये हो गया फीफो, समझ में आया? परपेचुअल पीरियडिक दोनों में यहाँ पीरियडिक कैसे किया? लेटेस्ट परचेज प्राइस 150 यूनिट का, 150 इसी के होंगे ना लेटेस्ट वाले। ओके चलो वापस ड्रॉ करो सेम टेबल फॉर लीफो, perpetual and periodic